गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। इस बार जो लेके आया हूं आपके मतलब की चीज लेके आया हूं। ठीक है, आप बोलेंगे सर आप तो रोज ही लेके आते हैं। यार मजबूरी है, जब तक आप जीतेंगे नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। आपकी जीत मेरी कामयाबी है, आप जीतोगे मैं कामयाब हूंगा, क्योंकि आपके ऊपर मैं निर्भर करता हूं। और जब तक आप जीतोगे नहीं मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ये पक्का वादा है। आपकी स्क्रीन पर रोज ना चाहते हुए भी आता रहूंगा। लास्ट आपने देखा होगा कि मैं फिजिक्स सीरीज के बारे में मैं अपने फिजिक्स के टॉपिक ले लेके आप लोगों को समझा रहा था कि बेटा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। लेकिन आज जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, क्योंकि जो समझा रहा हूं वो किसी ना किसी एग्जामिनेशन के पर्पस से ही समझा रहा हूं। ठीक है, अब उस एग्जामिनेशन में हमें सफलता हासिल करनी है। देखो पता है क्या है, एक चीज मैं आपको बता दूं, सारे स्टूडेंट जिनको मैं पढ़ा रहा हूं, एटलीस्ट जिनको मैं पढ़ा रहा हूं वो तो ज्यादा से ध्यान दे लें, इस चीज को अच्छे से अपने दिमाग में रख लें कि आप लोगों को जो फिजिक्स पढ़ाई जा रही है ना, उसका डेली लाइफ में यूज आपको बता रहा हूं। मतलब एटलीस्ट आप लोग ये तो ना समझे कि मेरा एग्जामिनेशन में सर आपकी फिजिक्स को पढ़ के हमें एग्जामिनेशन क्रैक करना है। मेरा पर्पस ये नहीं है कि आपको एक एग्जाम क्रैक कराना है। मेरा पर्पस ये है कि आपको एक अच्छा बेहतर थिंकिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकर जो होता है ना, वो कैसे बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स उसके लिए बहुत बेहतरीन वेपन है। तो साइंस के इस वेपन का इस्तेमाल मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं। और जब आप ये सोचने और समझने में सक्षम हो जाएंगे कि चीजों को कैसे हैंडल किया जाता है, तो फिर आपको एग्जामिनेशन में सक्सेड होने से भी कोई नहीं रोक सकता है ना। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। तो मैं आपको यह बताता हूं कि कैसे लास्ट 4 दिनों में जो हमारे पीछे लास्ट 2 तारीख से जो एग्जाम हुए थे IIT JEE के, ठीक है ना, वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन आए। सर आपकी पढ़ाई हुई फिजिक्स में से कुछ आया है क्या? बच्चे बहुत जनरली यही क्वेश्चन आता है कि सर आपकी पढ़ाई हुई फिजिक्स में से कुछ आया क्या? मैं कहता हूं मेरी पढ़ाई हुई फिजिक्स में से कुछ नहीं आया भाई, कुछ नहीं आया। पर पता है, पर 25 क्वेश्चन वो आए जिसे मेरे बच्चे ने चुटकियों में सॉल्व किया। क्यों? क्योंकि मैंने तो उसको क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बताए थे ना। अब 25 क्वेश्चन आते कि 50 क्वेश्चन आते कि 75 आते कि 100 क्वेश्चन आते, डजंट मैटर। ये मैटर करता ही नहीं मेरे स्टूडेंट्स को। मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि नितिन सर ने किसी भी लॉ का एप्लीकेशन या कोई भी थ्योरम का एप्लीकेशन हमें समझाया है, कोई थ्योरम हमें समझाया है, कोई एप्लीकेशन हमें समझाया है फिजिक्स का। यस, वो हमारे दिमाग में अंडरस्टूड हो चुका है कि इसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, एंड देन आफ्टर यदि एग्जामिनेशन में आ जाए तो वहां क्या यूज है। मेरा बच्चा जब इतना समझ गया तो मैं काहे को उसको पीछे ज्यादा दिमाग लगाऊं रे, है कि नहीं है। एक्चुअल में एजुकेशन सिस्टम एक नौकरी पाने के लिए नहीं होता है कि बस आप एक एग्जामिनेशन की तैयारी करो, उसमें सक्सीड हो जाओ और एक नौकरी ले लें। नहीं बेटा, ये नहीं है हमारा पर्पस। हमारी एजुकेशन का ये पर्पस नहीं है, एटलीस्ट मेरी का तो नहीं है। बाकी किसी का हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, मेरी का तो ये नहीं है। खैर, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको अभी पता चलेगा। मैं आपको जो एग्जाम IIT का हुआ है उसका एनालिसिस यदि मैं आपको करके दूं, यानी कि आज का टॉपिक होगा IIT एनालिसिस। ठीक है, IIT एनालिसिस की यदि मैं बात करूं कि जो IIT के पेपर का जो एनालिसिस है, वैसे तो ओवरऑल फिजिक्स का टीचर हूं, लेकिन ओवरऑल आपको बता दूं थोड़ा सा कि ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री और ये मैथ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप लोग जानना चाहोगे कि सर ऐसा क्या क्या क्वेश्चन आया, मैं आपको बताता हूं कि 25 क्वेश्चन यहां आपको सभी को पता है, 25 यहां और 25 यहां आपको पता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 5, 20 MCQ टाइप के। ठीक है, आपको ये इसका पैटर्न सबको पता था। यदि मैं फिजिक्स की बात करूं तो जो फिजिक्स का पेपर आया है ना, वो मॉडरेट और थोड़ा लेंदी, आप लिख लो थोड़ा लेंदी।
थोड़ा लेंथी आया है। यानी कि फिजिक्स जैसा हमेशा से आती थी ना, जैसे जनवरी अटेम्प्ट में आया ना, उससे तो ठीक था। इस सितंबर अटेम्प्ट का जो पेपर आईआईटी का आया है जनवरी अटेम्प्ट से अच्छा था। यानी कि जिसने जनवरी अटेम्प्ट में नहीं कर पाया था वो यहां कर पाया है, ठीक है। और यदि किसी कारणवश वो नहीं कर पाया तो मुझे नहीं लगता कि फिर उसके लिए कुछ अच्छा है। केमिस्ट्री बिल्कुल मॉडरेट टाइप की थी, नॉट लेंथी, ये सिर्फ मॉडरेट कह सकते हैं। हां, मैथ में लेंथी था पेपर। मैथ का पेपर थोड़ा लेंथी था, जो परेशान किया बच्चों को, लेकिन उतना भी नहीं कि जो बच्चे ना ही कर पाए। हर क्वेश्चन करने का भी नहीं होता बेटा, ठीक है ना। जरूरी नहीं होती है कि आपको क्रिकेट की 6 की 6 बॉलों पे छक्के मारने हैं। हो सकता है इतनी तेज बाउंसर आया, आप डक कर जाइए, बेहतर है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन में से यदि 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आपको परेशान करने वाले थे, तो आपको जरूरी थोड़ी ना था वहां पे टाइम वेस्ट करना या नेगेटिव में जाना। आपको अकलमंदी का परिचय देना चाहिए था ना, वहां पे अपनी विद्वानी का परिचय देना चाहिए था आपको वहां पे। तो ओवरऑल 25 क्वेश्चंस जो फिजिक्स के ऊपर, क्योंकि फिजिक्स का फैकल्टी हूं वैसे तो मैंने आपको बताया। यदि मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं तो मॉडरेट पेपर और इजी पेपर आया, बहुत इजी पेपर आया, चाहे वो 2 तारीख का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो, ठीक है। बहुत इजी पेपर था, बशर्ते बच्चे ने बेसिक पढ़ा हो, उसको थ्योरी के एक एक पॉइंट क्लियर हो, तो उसे कोई भी इसमें दिक्कत नहीं लगी, ठीक है। क्योंकि ये एनालिसिस इसलिए करा रहा हूं कि 13 सितंबर को नीट का पेपर है, तो मैं आज आपको यह बताऊंगा कि आपको सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर और टॉपिक में से करना है। तो हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं आगे लेके चल रहा हूं, चलिए। तो फिजिक्स की बात करूंगा और ओनली सिर्फ इसी को लेके चलूंगा जी। तो बात फिजिक्स की कर लेते हैं कि सर फिजिक्स में क्या क्या तरीके रहे हैं, फिर किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो चैप्टर से जाने से पहले कि कौन कौन से क्वेश्चन, मेरे हाथ में पूरा एनालिसिस करके लेके आया हूं, आप टेंशन ना लें। फिजिक्स का यदि बात करें 11th और 12th क्लास की, तो मैं आपको बता दूं कि 11th क्लास के पोर्शन से न्यूमेरिकल ज्यादा आए हैं। मतलब न्यूमेरिकल, मोस्टली न्यूमेरिकल 11th पोर्शन से पूछे गए 2 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में से। 11th पोर्शन से न्यूमेरिकल ज्यादा आया है, ठीक है। 12th पोर्शन से जो थ्योरी बेस्ड है ना, यहां से थ्योरी ज्यादा पूछी गई है। तो सर फिर नीट में भी यही हो सकता है? बिल्कुल, आप आरटीआई लगा लीजिएगा। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को इसी के बिहाफ पे बताता हूं कि आपके 13 सितंबर को होने वाला नीट का एग्जाम में 11th क्लास से न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आने की संभावना है। यहां से ज्यादा प्रॉब्लम आने की संभावना है न्यूमेरिकल टाइप की, ठीक है। और 12th पोर्शन से थ्योरेटिकल पार्ट की संभावना है, ठीक है। आप इसको परफेक्ट ना मान लें कि सर जो बोल रहे हैं वो परफेक्ट बोल रहे हैं। मैं अपना गेस लगा रहा हूं, थिंकिंग कर रहा हूं, सोच रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। यदि इससे पहले पेपर में ऐसा हुआ है तो मैं आने वाले पेपर में सोच रहा हूं ऐसा हो सकता है। अब नीट में तो सर आईआईटी से लेवल थोड़ा नीचे डाउन आ सकता है ऑब्वियसली। जो क्वेश्चन 11th का न्यूमेरिकल का मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन यूनिट और डायमेंशन से पूछा है और हमेशा टीचर्स इसको बहुत ऐसे ही इजी करके छोड़ देते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपने बच्चे को यूनिट और डायमेंशन से पढ़ाता हूं। और इस साल 2020 सितंबर अटेम्प्ट आईआईटी जेईई के हर मीटिंग के पेपर में यूनिट और डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा गया है। आप कहेंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है ड्राइव द फॉर्मूला बाय द डायमेंशंस। क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। मैं आपको एग्जैक्ट
वैल्यू मेरे को याद नहीं है, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन आया था ड्राई द फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी वाला, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, इस टाइप का, और वो डिपेंडेंसी था उसके मास समथिंग समथिंग चीजों पे। तो आपको मैंने इसके जैसे क्वेश्चन कितने कराए भैया क्लास के अंदर, कम से कम 15-20 क्वेश्चन ऐसे कराए। 15-20 क्वेश्चन कराने के बाद भी यदि कोई बच्चा इस ऐसे क्वेश्चन को जो 4 नंबर उसके लिए एकदम इजी थे, एकदम इजी थे, छोड़ के आया है, शर्म आनी चाहिए फिर उसको पढ़ाई करने पे। फिर वो सीरियसली पढ़ नहीं रहा है, वो सीरियसली नहीं पढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं, मुझे लापरवाह बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना ही है। हम स्कूल जा रहे हैं 6 घंटे के लिए तो हमें स्कूल में पढ़ना ही है। मेरे को एक पोयम याद आ रही है, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। खेलने के समय खेलो, पढ़ने के समय पढ़ो। जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है, खुश रहने का, कि जो इंसान पढ़ाई के समय खेलेगा और खेलने के समय पढ़ेगा, या कोई भी है काम के समय कोई इंसान बात करेगा ऑफिस में, क्या उसका बॉस उसे रखेगा? हां, नहीं रखेगा ना। इट मीन टू से कि काम के समय काम करना है भाई, बात करने के समय बात करना है, पढ़ने के समय पढ़ना है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे सारे अभिभावक और सारे बच्चे, कि आपका बच्चा यदि पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, तो 7 घंटे 8 घंटे जो स्कूल में जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे से यह पूछना कि बेटा आज स्कूल या कोचिंग या नेट पे तू इतने 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा है या कर रही है, तूने क्या पढ़ा। आज की प्रॉब्लम यही है कि हम बच्चे को फ्री छोड़ देते हैं। जैसा कि हमारे बहुत सारे आज सोशल मीडिया पे लोग आके बोलते हैं कि आज पेरेंट्स दबाव बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। एक्चुअल में कहीं भी पेरेंट्स दबाव बना रहे होते तो बच्चा डाइवर्ट ही नहीं होता। आज के पेरेंट्स के पास में इतना समय नहीं है कि वो अपने बच्चे से यह पूछ सके कि बेटा आज पूरे दिन में तूने क्या किया है। प्रॉब्लम तो यह है ना। फिर तो वो अपनी मनमर्जी से, बच्चा तो बच्चा है, उसे क्या पता कि क्या सही है क्या गलत है रे। तो फिर कैसे आप उससे उम्मीद करते हो लास्ट उस दिन जिस दिन उसका रिजल्ट निकलता है कि बेटा तेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि साल भर तो आपने पूछा नहीं, आप उस दिन पूछ रहे हो जिस दिन उसका रिजल्ट आ रहा है। अब क्या होगा? अब तो इंपॉसिबल होगा। सब कहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब होगा इम्पॉसिबल। जो हुआ है एग्जाम में ना, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। ये है इम्पॉसिबल, ये वर्ड है इम्पॉसिबल, और ये वर्क कर्तव्य जो कर्म किया है उसने, ये है इम्पॉसिबल। आप उसे ठीक नहीं कर सकते अब, क्योंकि उसका परिणाम आ चुका है। उस कर्म का परिणाम आप भोगेगा, आप और आपका बच्चा। क्यों? क्योंकि जिस दिन वो तैयारी कर रहा था, आपने एक बार उसे टोका कि बेटा क्या पढ़ रहे हो आप, एक बार हमें भी बताओ। आप कहेंगे सर हमें तो साइंस नहीं आती, हमें तो डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता क्या क्या होता है। ठीक है, आप अनपढ़ हैं, आप अनएजुकेटेड हैं, मैं मानता हूं। मेरे पिता और मां बाप भी दोनों अनएजुकेटेड हैं, लेकिन मेरी मां हमेशा यह कहती थी कि बेटा पढ़ाई हो गया। पूछती थी बेटा कितने बजे तक पढ़ना है, इतने तक पढ़ना है। आज क्या पढ़ रहा है बेटा तू? मैंने कहा मम्मी मैं विज्ञान पढ़ रहा हूं। अच्छा विज्ञान पढ़ रहा है। मम्मी कहती थी विज्ञान ये जो जहाज उड़ता है ऐसे ऐसे। मैंने कहा हाँ मम्मी। तो मैं समझ जाता था कि मेरी मम्मी का दिमाग मेरे पे है। बेटा तो अपन कुछ करेंगे ना तो पढ़ेगा, अपन को फटका पड़ सकता है, समझ रहे हो ना। तो इतना तो कर सकते हो ना, अपने बच्चे के साथ टोका टोकी तो कर सकते हो ना, थोड़ा घना कि पूछ तो सकते हो ना आज क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और एटलीस्ट आज तो इतना कम्युनिकेशन हो गया है कि आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हो। आप टीचर से डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम अपने बच्चे के बारे में पूछ सकते हो कि हमारा बच्चा कहां चल रहा है, सर कैसा स्टैंड कर रहा है। हाँ, ये प्रेशर नहीं है, ये केयर है। केयर, इसे प्रेशर से मत जोड़ो, ये केयर है बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए। बच्चे का फ्यूचर अच्छा होगा तो देश का फ्यूचर अच्छा होगा। आज ये जो त्राहिमाम मची हुई है ना बेरोजगारी की, उसकी मेन वजह यही है। लोगों ने अपने
काम पे ध्यान देना बंद कर दिया है। दूसरे क्या कर रहे हैं सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड है हम लोग। हमको नहीं डिपेंड रहना ये इस सब पे। खैर, मैं अपने टॉपिक से नहीं भटकता हूं, वापस से अपने टॉपिक पे ही आ जाता हूं। एनालिसिस की बात कर रहा हूं कि आईआईटी जेईई में फिजिक्स में से 11th में और 12th में क्या क्या आया वो आपके सामने चैप्टर वाइज रखूंगा। मैं 25 क्वेश्चन में से सबसे पहले 21 क्वेश्चन के बारे में आपसे डिटेल में यहां पे रखूंगा। 4 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि वो थोड़ा आउट ऑफ रेंज हैं। मैंने कहा हर बॉल पे छक्का लगाने की जरूरत नहीं है, चौका लगाने की जरूरत नहीं है, छोड़ने की भी जरूरत होती है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 25 में से सिर्फ 21 क्वेश्चन का एनालिसिस मैं करूंगा। कि क्या सर 4 क्वेश्चन आपको आते नहीं है? आपकी सोच है, आपकी सोच है, पर मैं ये नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि 4 क्वेश्चन करने के ही नहीं थे भाई, 4 क्वेश्चन करने के ही नहीं थे। 4 क्वेश्चन का मतलब हो गया 16 नंबर। छोड़ दे, छोड़ दे। 100 में से 20 चौक 80, 20 क्वेश्चन सही करिया, 15 सही करिया था, 16 सही कर देता, सिलेक्शन पक्का था भाई। सिलेक्शन चाहिए था ना, आईआईटी के थ्रू बीटेक करनी है ना, है कि नहीं है? यही तो एम था ना। बस मैं तेरे को ये नहीं कह रहा हूं कि तू एकदम से किला जीत के आ। मैं कहता हूं कि इतना कर ले कि किले के पास पहुंच जाए, इतना तो करना। ठीक है, चलिए तो फिजिक्स की बात करते हैं और एक एक टॉपिक की बात करते हैं कि क्या क्या हुआ पूरे। और जो बात कर रहा हूं यह बात पूरे आईआईटी के पेपर, जो आईआईटी का सितंबर अटेम्प्ट हुआ है, ओवरऑल बात कर रहा हूं। ठीक है, यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, किसकी बात करूं? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। सर ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। अरे भैया 12th क्लास की पूरी बुक इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आती है। 12th क्लास की जो फर्स्ट बुक वॉल्यूम है वो पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। ना पता तो आज समझ ले और अच्छे से ध्यान में रख ले। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में से यदि मैं बात करूं, ओवरऑल फिजिक्स के मैंने बताया कि मैं 21 क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहा हूं, 21 क्वेश्चन। यदि मैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में से ओवरऑल 6 क्वेश्चन आए हैं। अब आप सोच लो 6 क्वेश्चन, 6 चौक 24 क्वेश्चन। क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कैसा कैसा इजी क्वेश्चन आया है। आप ये कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई में है। मैंने कहा हाँ, टेंशन मत करो, पूरे आईआईटी जेईई के पेपर में इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो क्वेश्चन आए हैं मैं पहले वो रखूंगा भी आपके सामने। अभी रुक जाओ, बस आप अभी ये देख लो कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स में से 6 क्वेश्चन आए हैं तो हमें तैयार कहां से करना है। 6 क्वेश्चन में से सबसे पहले जो कैपेसिटेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर का एक क्वेश्चन। कैपेसिटेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आईआईटी जेईई ने पूछा है तो 101% नीट भी यहां से पूछने की संभावना है। तो एक क्वेश्चन नीट भी कैपेसिटेंस से पूछेगा, आपको बता रहा हूं। तो कैपेसिटेंस का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ के जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया है भैया, करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया है तो नीट में भी आने की संभावना पूरी है। ठीक है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से 2 क्वेश्चन आए हैं। मैं हमेशा से कहता आया हूं मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्वेश्चन बहुत गजब बनता है। मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन यदि आप जानना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा उसका अनुमान लगवा देता हूं। जो मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन आया है वो कुछ इस तरीके से था, मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही निकलवा रहा है और इस तरीके से एक सीट दे रखी थी जिसकी साइड्स ए और बी, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड निकलवा रहा है लाइक दिस, इस तरीके से है कुछ। ये क्वेश्चन है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है।
आपको इसमें इसके डायरेक्शन का ध्यान रखना था और सीधा सीधा वायो सेवर्ट्स का फॉर्मूला लगाना था और कुछ नहीं करना था, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से 2 क्वेश्चन, यानी कि मेडिकल के लिए भी आपको वहां से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो हम आगे चलते हैं और हमने जैसा देखा कि करंट से एक क्वेश्चन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वहां से 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हमारा इसके अंदर से जो मैंने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जरूर करके जाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन, तो ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है आपको, आप इतना कर लेंगे तो भी बहुत रहेगा। दूसरी बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, यानी कि एक क्वेश्चन यहां से मिला, एक यहां से कैपेसिटर से मिला, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन यहां से मिले मैग्नेटिक फील्ड से और एक क्वेश्चन यहां से मिला, टोटल कितने हो गए 5 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन मिला बेटा आपको इंडक्शन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक क्वेश्चन इंडक्शन से मिला। तो जरा देखो 1 2 2 2 4 5 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, आपको 6 के 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स से मिले। तो सर इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, अल्टरनेटिव करंट नहीं आया, अल्टरनेटिव करंट का 2 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में नहीं था। ठीक है, और सर बाकी वेव्स के अंदर से भी कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यानी कि सर हम नीट के लिए भी यहीं से क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, इन्हीं टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा आप कर सकते हैं, श्योर। पहले आप ये तैयार कर लीजिए, बाकी जो बचे फिर उसको बात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो 6 क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको ये मिले। तो 6 चौक 24, ठीक है, यानी कि 100 में से 24 नंबर के क्वेश्चन इलेक्ट्रोडायनामिक्स में से यहां से आ गए। ठीक है, चलिए, नहीं कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन से क्वेश्चन आए। आप यही ना सोचें कि अकेले मैं एनालिसिस में ये नहीं बता रहा हूं, ये भी जिक्र करके चलूंगा आगे। भैया हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, सेकंड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स 11th का जो था, इसमें से एक क्वेश्चन आया बेटा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, केटीजी काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक क्वेश्चन आया। ठीक है, तो आपको नीट के लिए भी यहां से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, मैकेनिक्स इसने गजब कर दिया, जो जर्नली अजम्पशन था वो पूरा हो गया कि मैकेनिक्स ने तो पूरा जी तोड़ के अपना खुल के फील्ड में आया है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स के 9 क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा थे, मैकेनिक्स से 9 क्वेश्चन आए बेटा। 9 क्वेश्चन का मतलब हो गया 36 मार्क्स, और 36 मार्क्स का मतलब आप समझते हैं। तो जिक्र कर लेते हैं मैकेनिक्स के किस किस टॉपिक में से क्वेश्चन चैप्टर में से आए हैं जी। तो सबसे पहले जो मैकेनिक्स की मैं बात करूं तो मैकेनिक्स में से सर्कुलर मोशन में से एक क्वेश्चन, यानी कि सर्कुलर मोशन तो नीट वाले बच्चों को भी करके जानी पड़ेगी। सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन आया है बेटा। तो सर्कुलर मोशन में कुछ ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर के अराउंड ऑफ घूम रहा होता है तो वेलोसिटी और उसका फोर्स और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, उसके एक्सेलरेशन, 3 फैक्टर को आप दिमाग में रखिएगा, आपको कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे बस इसमें। ठीक है, क्या क्वेश्चन आया था सर्कुलर मोशन का वो भी मैं लूंगा आपको। ठीक है, सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद रिजिड बॉडी डायनामिक्स, यानी कि आप लोग समझ रहे होंगे रोटेशनल मोशन, इसको बोलते हैं रोटेशनल। रोटेशनल से 2 क्वेश्चन बने बेटा, हर बार बनते हैं। रोटेशनल को कोई नहीं रोक सकता, और मैं कहता हूं नीट वालों रोटेशनल में 3 क्वेश्चन आपके लिए तैयार हैं। ध्यान रखें, कम से कम 3 क्वेश्चन रोटेशनल के लिए अभी से बता के चल रहा हूं, तैयार रहें बिल्कुल एकदम। तो रोटेशनल के 2 क्वेश्चन, उसके बाद में वर्क पावर एनर्जी का एक क्वेश्चन, वर्क पावर
एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी से एक क्वेश्चन बेहद ही नायाब क्वेश्चन पूछा गया, जो इजी, इतना इजी क्वेश्चन था कि कोई भी कर सकता था। जी, उसके बाद में देखिए, जनरली ऐसा होता तो नहीं है लेकिन हुआ, क्योंकि रोटेशनल का जिक्र सेंटर ऑफ मास के साथ भी किया जाता है, तो कॉम, जिसको मैं सेंटर ऑफ मास कहता हूं, सेंटर ऑफ मास का एक क्वेश्चन भी पूछा गया। यानी कि यदि ओवरऑल रोटेशनल की बात करें तो 3 क्वेश्चन आईआईटी जेईई ने पूछे हैं। तो सोचो कि इस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप खुद सोचो। तो यानी कि रोटेशनल को तो घोट के पी के जाना है। नीट वालों अच्छे से तैयारी कर लो रोटेशनल के एक एक कंसेप्ट की, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना। 2 थ्योरम्स हैं, परपेंडिकुलर और पैरेलल, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आपको समझ में आ गया तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होगा, इजीली कर सकते हैं। और मोमेंटम थोड़ा सा ध्यान रखना इसके अंदर। क्वेश्चन आया सेंटर ऑफ मास का भी एक क्वेश्चन। इसके आगे की बात करूं तो ग्रेविटेशन से भी एक क्वेश्चन आया भैया, और वो भी टाइम पीरियड का क्वेश्चन आया। ग्रेविटेशन से भी एक क्वेश्चन, क्योंकि मैकेनिक्स में ही आता है ग्रेविटेशन, ठीक है। वैसे आपको ग्रेविटेशन का जो क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ दिखा देता हूं। मैं वो क्वेश्चन आपको साथ के साथ दिखा देता हूं क्या क्वेश्चन आया, क्योंकि ये पर्चे इसलिए लेके आने पड़ते हैं कि बच्चों से पूछना पड़ता है कि कैसे टाइप का क्वेश्चन आया, फिर दिमाग लगाना पड़ता है, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे पूछा हुआ होगा, क्योंकि बच्चा तो अपने माइंड से बताता है ना। जी, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन जो आया बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन आया, और इतना इजी था कि कोई भी इसको कर सकता था। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी तो था, लेकिन करा जा सकता था। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन देखें, ये ग्रेविटेशन का जो क्वेश्चन था, नीट वाले बच्चों को दिखा रहा हूं मैं, कि इन ए हाइपोथेटिकल स्फेरिकल गैलेक्सी ऑफ द मास डेंसिटी इज, हमें किसी भी गैलेक्सी का क्या गिवन था? मास डेंसिटी गिवन थी, कितना? K/R, जैसा कि जनरली ग्रेविटेशन में एक्सपेक्ट भी की जाती है कि फंक्शन क्रिटिकल आएगा, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा लेंथी टाइप का। इफ ए प्लैनेट इज रोटेटिंग एट, एक प्लैनेट है, इसको जो रोटेट कर रहा है उसका रेडियस है R0, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी के डिस्टेंस, सेंटर ऑफ से डिस्टेंस है उस प्लैनेट की। फाइंड द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड रेडियस, और ऑप्शन दिए थे आपको। फर्स्ट ऑप्शन, ये क्वेश्चन तो जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी थी ना, मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी का डिक्टो डाटा क्वेश्चन उठा के पटक दिया, और लास्ट ईयर जिसने 10 साल अच्छे से लगाया था वो बच्चा टिकेगा, रुकेगा नहीं बिल्कुल भी। उसके लिए तो बहुत लल्लू पेपर आया है यार ये। थर्ड ऑप्शन 2πr0 upon kg, and fourth option is πr0 upon kg। आप सोचिए 4 ऑप्शन आपको दिए थे, क्वेश्चन में रिलेशन पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मास डेंसिटी दी हुई है, मास का डेंसिटी के साथ रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले यदि मैं आपके बात करूं तो मास इक्वल टू, क्योंकि यदि हमें इसका टोटल मास निकालना है तो उस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर दो भाई। ओवल गैलेक्सी का मास निकालना है तो उस फंक्शन को क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं जी। तो मास m इजिकल टू, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे भाई? सेंटर से डिस्टेंस कितनी थी उसकी प्लैनेट की? R0, और रो डेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा आपको? K/R,
और जो उसका एरिया था स्फेयर का 4πr² इंटू dr। जो इसमें से कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, तो 4π मतलब आपके इसको बाहर निकाल लो, एक r से एक r कट जाएगा और इसको r को इंटीग्रेट कर दो dr के साथ, ठीक है। और यहां से फटाफट से सारे बच्चे मास निकाल लो। जैसे ही आपके हाथ में मास आ गया, आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाता है? आपके पास फॉर्मूला क्या था? Gm/r0। मास की वैल्यू यहां रख दो, आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको मिलेगा। कब मिलेगा? क्योंकि यहां से आपके पास फोर्स आ जाएगा। और टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं आप लोग? T = 2π/ω, जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, मिल जाएगा आपको, ठीक है। थर्ड ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये दिस वन, ये इसका आंसर था। इजीली था क्वेश्चन। कुछ इतना आईआईटी में इतना तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतना क्वेश्चन आएगा। हो सकता है मेडिकल में तो इतना लेंथी ना आए, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन तो बनेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। चलिए इसके आगे का जिक्र कर लेते हैं। तो मैकेनिक्स में हम ग्रेविटेशन तक मैंने बताया कि एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन का था, आपने वो क्वेश्चन भी देखा, ठीक है। और उसके बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फ्लूइड मैकेनिक्स का भी एक क्वेश्चन आया बेटा। फ्लूइड मैकेनिक्स से अंदर से भी एक क्वेश्चन था। और लास्ट में यूनिट एंड डायमेंशंस, जो मैंने आपको बताया, यूनिट एंड डायमेंशन का भी एक क्वेश्चन था। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन था यूनिट एंड डायमेंशन का भी। और रिलेटिव मोशन, एक क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का था बेटा। तो रिलेटिव मोशन का जो क्वेश्चन था मैं आपको वो अभी दिखा देता हूं, यूनिट एंड डायमेंशन का भी, ठीक है। तो आप देखो कि मैकेनिक्स के 9 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि किस किस चैप्टर और टॉपिक में से थे। तो आपको ज्यादा माथा चप्पी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आप नीट की प्रिपरेशन ऑन द बिहाफ ऑफ आईआईटी जेईई जो आपका हो गया है एग्जाम, यदि आप उसके बिहाफ पे भी इसकी तैयारी करोगे तो आपको बहुत इजी होगा कंसेप्ट को समझना और जाके पेपर में उसको अप्लाई करना। तो मैकेनिक्स के आपने 9 क्वेश्चन देखे, किस तरीके से मैंने करे। मैं आपको जैसा बोला कि मैं आपको बता देता हूं कि यूनिट रिलेटिव मोशन और यूनिट डायमेंशन के कैसे कैसे क्वेश्चन आए, तो मैं उसके बारे में भी आपसे जिक्र कर लेता हूं। क्योंकि क्वेश्चन जो आए वो बहुत बड़े नहीं थे, बस बच्चे को थोड़ा सा दिमाग लगाना था, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन हो जाते। मैं आपको, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन ऑफिशियल तो पता नहीं है, ऑनलाइन पेपर होता है तो बच्चों से ही पूछते हैं कि बेटा क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज बता दो, फिर क्वेश्चन हम खुद बना लेते हैं। तो इसलिए हमने भी खुद कोशिश किया, काफी बच्चों से मेहनत करने के बाद में किस तरीके के क्वेश्चंस वो आए, मैं आपको ये जरूर दिखाऊंगा। एक्चुअल में ये दूसरे उस पर हो सकता है, मैं आपको इसका क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ऐसे ही नॉर्मली जो यूनिट और डायमेंशन का क्वेश्चन आया था, यूनिट और डायमेंशन का जो क्वेश्चन था वो था ड्राइव द फॉर्मूला, है ना। यानी कि उसमें आपको फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना था, फोर्स के लिए आपको फॉर्मूला निकालना था और उसकी डिपेंडेंसी थी मास पे, उसकी वेलोसिटी एटसेट्रा, कुछ लाइक दिस, इस तरीके से दिया हुआ होगा उसमें ना। आपको फोर्स का निकालना था, वही सेम है। आपको एलएचएस की डायमेंशन लिखनी होती है और आरएचएस की डायमेंशन निकली होती है। 3 वेरिएबल्स आते हैं आपके पास में एबीसी, आपको वो वैल्यू पुट करके जो ऑप्शंस होते हैं उसमें आपको वो वैल्यू पुट करनी होती है और आपको सीधा सीधा उसका आंसर निकालना होता है जी। इसके बाद मैकेनिक्स के बाद में मॉडर्न फिजिक्स।
जी, मॉडर्न फिजिक्स में से भी बात कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन आए बेटा। मॉडर्न फिजिक्स में से भी 2 क्वेश्चंस इस बार आए। तो मॉडर्न फिजिक्स ने मैंने पहले ही बोल दिया था कि जैसा कि मॉडर्न टाइम चल रहा है, एग्जामिनर की हमेशा ये कोशिश होती है कि बच्चे को आज से रिलेटेड कुछ जो चल रहा है लाइफ में उससे रिलेटेड कुछ पूछा जाए। तो मैंने पहले ही कहा था कि मॉडर्न फिजिक्स में से कुछ अच्छा आ सकता है, सारे बच्चे तैयारी करके आए। तो मॉडर्न फिजिक्स में से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में से जो क्वेश्चन जिस तरीके से आए, जिसमें कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लास्ट मैंने कहा ना इलेक्ट्रोडायनामिक्स को मैंने इधर मॉडर्न फिजिक्स में डाल दिया था, उसमें वेव्स का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से एक क्वेश्चन था, ठीक है, और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स का ही क्वेश्चन था, वही डी ब्रोगली वेवलेंथ के टाइप का क्वेश्चन था। तो मैं लिख लेता हूं, डी ब्रोगली से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। तो याद रखें, मॉडर्न फिजिक्स नीट वाले बच्चे कम से कम 3 क्वेश्चन, यहां से 3 क्वेश्चन, 45 में से 3 क्वेश्चन कम से कम मॉडर्न फिजिक्स ले सकती है। तो आप मॉडर्न फिजिक्स को आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं करेगा कोई भी बच्चा। लास्ट एसएचएम और वेव्स। एसएचएम वेव्स में से जो क्वेश्चन आया था वो था स्ट्रिंग वेव्स में से, स्ट्रिंग वेव्स। तो सारे बच्चे स्ट्रिंग वेव्स अच्छे से पढ़ के जाएंगे। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जो मैंने बताए हुए जो भी चैप्टर्स कंटेन हैं इसे ना पढ़ के जाए। मतलब जबरदस्ती नहीं है, आप लोगों के ऊपर कुछ वो नहीं है कि मैं थोप नहीं रहा हूं। ठीक है, ये आपके वो है कि आपकी चॉइस है, आपको एक टीचर को फॉलो करना है जो आपको बता रहा है, समझा रहा है कि आपको ये करना है, आपको इससे हेल्प मिलेगा एग्जामिनेशन में, तो आप ये कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा फिजिक्स का बताया कि कैसे 21 क्वेश्चंस कहां से आए, किस तरीके से आए। ठीक है, आपको इसी तरीके से मेडिकल में जाना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ कुछ और मोस्ट कंटेंट टॉपिक जो कि नीट के लिए महत्वपूर्ण हैं, मैं आपको वो लेके आता हूं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।